दोस्तों नमस्कार। आशा और उम्मीद है कि भाई आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो लगभग उसकी नोटिफिकेशन वगैरह उसका अनाउंसमेंट जो है वो हो चुका है। तो जितना जल्दी जितना अच्छी तरीके से आप इस समय तैयारी करना शुरू करोगे तो उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और जब इस एग्जाम के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके दो पोर्शन जो है वो मेन रहते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को दो तरीके से तैयार करना जरूरी है कि एक तो उसका थ्योरी पोर्शन कि भाई आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या चीजें उसके अंदर पूछी जा रही है। दूसरा जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यू, और एमसीक्यू भी वो जो एक तरीके से पूछे गए हो, यानी कि ये कहें कि प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं वो किस प्रकार से सवाल जो है उस थ्योरी पोर्शन से या जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक के किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, और उन सवालों में से कौन से ऐसे सवाल हैं जो एक तरीके से प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं, वो आपकी सहायता करते हैं। एक तो उस एग्जाम के एक मतलब लेवल को थोड़ा सा निर्धारित करने के लिए, और दूसरा कि ये चीजें एक तरीके से फिल्टर करती हैं कि हमारे माइंड के अंदर एक जो मेमोरी या फिर स्टोर करने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा लिमिट तक हम मेमोराइज कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे कहा जा सकता है। अब उस इंफॉर्मेशन में से हमारे जो लायक यानी कि जो ऐसी जानकारियां जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आ सकती है, तो इन चीजों को या इन जानकारियों को फिल्टर करना बड़ा ही जरूरी होता है। और इन जानकारियों को हम तभी फिल्टर कर पाते हैं जब हमें ये पता लगता है कि इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से इस प्रकार से सवाल जो है वो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, ये संभावना है। तो आज के इस सेशन के अंदर ही जो एक सबसे खास और सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो मतलब किसी भी सिलेक्शन के अंदर आपकी सबसे अहम भूमिका निभाता है, और इस सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर है वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही कम और रेयर देखने को मिलते हैं। तो आज एक शुरुआत कर रहा हूं मैं कि जो आज हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर जितने एक तरीके से सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से क्यों ना हो, चाहे वो नेटवर्क या एक तरीके से इंटरनेट या प्रोटोकॉल या ईमेल या फिर उसके बेसिक हार्डवेयर या मेमोरी, जितने भी एक तरीके से प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल आए हैं, हम उनको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर उन उन सभी सवालों को हम जिक्र करेंगे। और ये ऐसा नहीं कि मतलब मैं इनको डिवाइड करके कि भाई जैसे आज का सेशन है, आज के सेशन के अंदर हम इंटरनेट की और जो एक तरीके से नेटवर्क की जो जानकारियां हैं उनके संबंधी जो सवाल है उनको हम आज के इस सेशन के अंदर पढ़ने का काम करेंगे। और जो मैं फिर वही बता रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट के जो एमसीक्यू कहें या प्रीवियस ईयर के जो सवाल कहें वो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ अगर सवाल करवा भी रखे हैं तो उन सवालों को समझना और उन सवालों को समझ करके एक अच्छे अच्छे सब्जेक्ट अच्छे लेवल पर हम तैयारी करना वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं इस सेशन के अंदर जो जानकारियां या फिर ये कहूं जो इस सेशन के अंदर मैं सवाल रखूंगा या प्रीवियस ईयर के जो सवाल रहेंगे वो हमारे दो टॉपिक के सवाल रहेंगे, जिनमें से एक टॉपिक आपका नेटवर्क का रहेगा और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो आपका इंटरनेट का रहेगा। और जो तीसरा थोड़े बहुत सवाल जो होंगे वो आपके मेल के भी इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है। और इंटरनेट के भी अंदर एक आपका टॉपिक आता है, वो आपका प्रोटोकॉल टॉपिक आता है, उसके भी कई सवाल जो है वो आज के सेशन के अंदर हम उनको ऐड करेंगे। और यकीन मानिए अच्छा सेशन होगा। और आपको मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भाई जो कंप्यूटर है ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही या कंप्यूटर हमें समझना मुश्किल लग रहा है। यकीन मानिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, हर एक चीज मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से वो आपको समझ में भी आएगी। और ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक मैंने जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन कहें वो मैंने उसकी क्लासेस जो है वो वहां पर डाल भी रखी है, और उसके साथ साथ क्लासेस के अंदर भी मैंने ये चीजें कंप्लीट करवा रखी है। तो चलिए जी, पहला हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2018 के अंदर, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। और सवाल देखिए, संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण के माध्यम से किसके माध्यम से किया जाता है? ये यहाँ पर ब्लैंक, मेरे ख्याल से ब्लैंक आएगा।
कि संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है, ये एक प्रकार का सवाल है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन वैन, दूसरा ऑप्शन लैन, तीसरा ऑप्शन एमएमएस और जो चौथा ऑप्शन है वो EBB है। कि जो आंतरिक संप्रेषण कहें कि इसको अगर हिंदी में समझे तो इसको कहा जाता है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का अर्थ है कि जब भी दो कंप्यूटर आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करने का मतलब कि भाई वो डेटा एक दूसरे से शेयर कर रहे हो या उनको आपस में कनेक्ट किया गया हो, वो बेसिकली उसको हम आम भाषा में कह देते हैं कि भाई ये एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर का कम्युनिकेशन है। कि जैसे हम जो है हम बातचीत करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहा है तो वो एक तरीके से क्या उनका कम्युनिकेशन है। तो क्या होगा कि संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण खालिस्तान के माध्यम से होगा। अब इसके अंदर एक वैन एक लैन कि नेटवर्क के अंदर जो शब्द आता है कि भाई जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा कि जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाए और आपस में जोड़ने के बाद वो एक दूसरे की तरफ डेटा ट्रांसफर करे या डेटा का आदान प्रदान करे, तो उस सिचुएशन या फिर उस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तीन कंप्यूटर जुड़े हैं आपस में, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेज रहा है या दूसरा तीसरे तक भेज रहा है, सिंपल ये है कि ये क्या होगा, आपका कंप्यूटर नेटवर्क होगा। और इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, 5 जोड़ रखे हैं तो वो 5 कंप्यूटर का कंप्यूटर नेटवर्क, 6 10 8 20 16 जितने भी जोड़ रखे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क उसको नाम दिया जाएगा। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क एरिया के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। एरिया के हिसाब से मतलब कि भाई जो उन कंप्यूटर को जोड़ा गया है तो उन कंप्यूटर को किस स्थान या किस अक्षेत्र की सीमित मात्रा तक उनको जोड़कर रखा गया है। जैसे और एरिया के आधार पर आपके 3 प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं वो मतलब विभाजित या डिवाइड होते हैं, जिसमें से एक नेटवर्क होता है जिसे कहा जाता है लैन, दूसरा जो कंप्यूटर नेटवर्क उसे मैन कहा जाता है और तीसरा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसे वैन कहा जाता है। पहले के अंदर जिक्र करें जिसका जो फुल फॉर्म होगी वो लोकल एरिया नेटवर्क, जो दूसरा है वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और जो तीसरा होता है उसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के 3 प्रकार, लैन मैन वैन, और ये तीनों क्या होंगे, अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। कि जैसे अगर कई कंप्यूटर हैं 5 8 10 जितने भी कंप्यूटर है और उन कंप्यूटर को आपस में जोड़ रखा है, आपस में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और आपस में जो उनको जोड़ने का एक तरीके से जो एरिया है कि उन सारे कंप्यूटर को किसी एक बिल्डिंग में रख करके जोड़ा गया, किसी एक बिल्डिंग के अंदर रख करके जोड़ा गया हो, या फिर ये कहें किसी एक कैंपस में रख करके उनको आपस में जोड़ा गया, या फिर ये कहें उन कंप्यूटर को किसी एक इंस्टीट्यूट में रख करके आपस में जोड़ा गया हो, और इंस्टीट्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, इसको कहा जाता है संस्था। ठीक है, कि कंप्यूटर है आपस में जोड़ रखे हैं लेकिन उनका एरिया, उनकी जो बाउंड्री है कि भाई वो किसी एक बिल्डिंग के अंदर ही रखे गए हैं, या वो किसी एक कैंपस के अंदर ही रखे गए कंप्यूटर हैं, या फिर वो किसी एक इंस्टीट्यूट के अंदर ही रखे गए कंप्यूटर हैं, तो उस नेटवर्क को नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं लैन, जिसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या होगा, मैन अगर दो अलग अलग बिल्डिंग में या दो अलग अलग कैंपस या एक तरीके से अलग अलग शहरों का कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम मैन कहते हैं। और वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जब अलग अलग लोकेशन पर कि भाई कोई एक दिल्ली के अंदर हो, एक चंडीगढ़ के अंदर हो, और उनको आपस के जो उनके बीच की जो दूरी है वो काफी अधिक हो, तो यहां पर हमें सिर्फ क्या लैन बिल्डिंग कैंपस या इंस्टीट्यूट, जिसको हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं, उनके अंदर कंप्यूटर जोड़ रखे हैं तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसी ने क्या पूछा, संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण खालिस्तान के माध्यम से होता है, यानी कि इंस्टीट्यूट के अंदर जो कंप्यूटर का आपसी कम्युनिकेशन है वो किसके माध्यम से होता है, वो हम क्या बोलते हैं भाई, इसको लैन कहते हैं। यानी कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा लैन। ठीक है ना।
भाषा अगर आप मतलब कंप्यूटर के अंदर एक और खास चीज है, कंप्यूटर के अंदर किसी भी सवाल की अगर आप उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा समझना सीख गए तो समझ लो कि आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। और ये भाषा तभी समझ में आती है जब आप उस टॉपिक के कंसेप्ट जो है, उस टॉपिक के लॉजिक जो है अगर आपके क्लियर होंगे तो आप सवाल की भाषा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, हाँ जी। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा आपका लैन। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP के मतलब फुल फॉर्म से आपके कंप्यूटर के अंदर कई प्रकार के सवाल होते हैं, कई प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे और HTTP का भी कई बार जिक्र होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर भी छोड़िए, ये आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे आपके आगे आने वाले जैसे वो दिल्ली पुलिस का हो या चंडीगढ़ पुलिस का हो या हरियाणा का ही कोई एग्जाम क्यों ना हो, ये सवाल आपको आने वाले एग्जाम के अंदर भी ये बड़े लाभदायक होंगे। हालांकि ये पहले पूछे जा चुके हैं लेकिन ये आगे भी आने वाले मतलब आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, HTTP का पूर्ण रूप बताइए क्या है? कि इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूं कि जब भी आप कोई भी आप लिंक देखते हो इंटरनेट के ऊपर, उसकी एक छोटी सी शुरुआत जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि या तो आपको ये HTTP लिखा मिलेगा या फिर आपको HTTPS लिखा मिलेगा। ये बेसिकली क्या होता है? HTTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, एक प्रकार का क्या है? प्रोटोकॉल होता है। मेरे ख्याल से ब्लैक ठीक नहीं लग रहा, चलिए व्हाइट ही ले लेते हैं भाई। HTTP क्या होता है? ये एक प्रकार से प्रोटोकॉल होता है कि आप इंटरनेट के ऊपर ये जितने भी लिंक होते हैं, इन लिंक को एक नाम दिया जाता है और इनको हम कहते हैं URL, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। और किसी भी URL की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है HTTP से। और HTTP क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। और इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? इस प्रोटोकॉल का काम है कि इंटरनेट के ऊपर सर्वर से डेटा क्लाइंट तक लेकर जाना। इंटरनेट के ऊपर डेटा जो है वो सर्वर से क्लाइंट तक लेकर जाने की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रोटोकॉल की होती है। और वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है भैया आपका? वो आपका HTTP प्रोटोकॉल होता है। और HTTP के अंदर जो ये H होता है इसे कहा जाता है हाइपर, और T का अर्थ होता है टेक्स्ट, और T का जो दूसरा अर्थ है वो होता है आपका ट्रांसफर, और P का अर्थ होता है प्रोटोकॉल। अब एक और खास बात, जैसे HTTP की मैंने फुल फॉर्म बताई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है कि ये सर्वर से जब डेटा जाना होता है क्लाइंट तक, कि मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि आप इंटरनेट पर कुछ भी चीज सर्च करते हो, इंटरनेट पर आप कुछ भी चीज सर्च करते हो, कि जैसे मान लो कि भाई आपने hsc.com ही लिख के आपने सर्च किया, ठीक है? तो इंटरनेट जिस मॉडल के आधार पर काम करता है उसे कहा जाता है क्लाइंट सर्वर। और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है कि भाई आप अपने कंप्यूटर के अंदर ये hsc.com जो है वो सर्च कर रहे हो, और जब आप सर्च करते हो तो इस HSC की एक जानकारी जो है, जितनी भी जानकारी HSC की होगी वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल तक आती है। अब ये तो है नहीं कि भाई ये जानकारी कहीं बादलों से या कहीं आसमान से आती हो। ये क्या होता है? ये जो जानकारियां हैं ये एक प्रकार के कंप्यूटर से ही आपके कंप्यूटर तक भेजी जाती हैं। और बेसिकली उस कंप्यूटर को जिसने ये जानकारी भेजी है उस कंप्यूटर को हम कहते हैं सर्वर। जैसे ये HSC की जानकारी यहां तक आई तो ये बेसिकली HSC के ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर रखा है जिसको हम सर्वर कह रहे हैं, और उसने क्या किया, ये आपके कंप्यूटर या आपके फोन तक ये जानकारी उसने भेजने का काम किया। अब इसके अंदर क्या होगा कि इंटरनेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनेट पर जितनी भी जानकारियां होती हैं, ये जानकारियां कुछ विशेष पेज के माध्यम से दिखाई जाती हैं, और उन पेज को हम नाम देते हैं, उनको हम कहते हैं वेब पेज। वेब पेज कि भाई इंटरनेट पर आप कुछ भी जानकारी देख रहे हो, आप फोटो देख रहे हो, PDF देख रहे हो, कुछ भी एनीथिंग यू आर सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, वो एक पेज के माध्यम से दिखाई जाएगी। और वो पेज कौन सा होगा? आपका वेब पेज होगा।
और वेब पेज जिस भाषा में लिखे जाते हैं वो बेसिकली HTML भाषा के अंदर लिखे जाते हैं, जिसके अंदर जो जिसकी फुल फॉर्म जो होती है इसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर HT का यहां पर मतलब देखोगे कि भाई इसे कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और हमने HTTP की जब फुल फॉर्म देखी इसके भी जो पहले शब्द हैं वो क्या है आपके हाइपर टेक्स्ट। अब यानी कि इन दोनों कुछ तो लिंक है, उसके अंदर भी हाइपर टेक्स्ट आ रहा है, इसके अंदर भी हाइपर टेक्स्ट आ रहा है। अब इन दोनों का लिंक समझिए कि कोई भी वेब पेज होगा वो वेब पेज जिस भाषा में लिखा जाता है वो कौन सी भाषा में लिखा जाएगा, HTML भाषा में लिखा जाएगा। और HTML भाषा में अगर कोई भी जानकारी लिखी जाए उस जानकारी को एक नाम दिया जाता है और उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। अगर HTML भाषा में कुछ भी चीज लिखी जाएगी तो क्या होगी, एक प्रकार से हाइपर टेक्स्ट में लिखा जाएगा। यानी कि और वेब पेज किस भाषा में लिख रहे हैं हम, HTML भाषा में लिख रहे हैं। यानी कि अगर सीधे रूप से समझें कि वेब पेज पर जितनी भी जानकारियां हैं वो किसके रूप में जानकारी है भाई, वो हाइपर टेक्स्ट के रूप में जानकारियां हैं। और इंटरनेट पर जितनी भी जानकारियां दिखाई जाती हैं वो किसके माध्यम से दिखाई जाती है, वेब पेज के माध्यम से दिखाई जाते हैं। यानी कि जो सारा डेटा है इंटरनेट के ऊपर वो किसके रूप में पड़ा है भाई, वो हाइपर टेक्स्ट के रूप में पड़ा है। और इसी के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप इंटरनेट पर सर्च करते हो, कुछ भी चीज सर्च करते हो, तो क्या होगा, आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक वो जो डेटा भेजने का काम किया वो किसी सर्वर ने काम किया, और जो ये जानकारी आई ये जानकारी वेब पेज के रूप में आई। और वेब पेज कौन सी भाषा में लिखा जाता है, HTML भाषा में लिखा जाएगा। और HTML भाषा में कोई भी चीज अगर लिख दी तो उस टेक्स्ट को हम नाम देते हैं, उसको हम क्या सा टेक्स्ट बोलते हैं भाई, उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। यानी कि जितना भी इंटरनेट के ऊपर डेटा है वो कौन से रूप में डेटा है भाई, वो हाइपर टेक्स्ट के रूप में डेटा है। और इस हाइपर टेक्स्ट के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, और उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP, जिसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो मैं तभी कह रहा हूं आप कंप्यूटर के सवालों को तभी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब आपके लॉजिक, आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। आपने कंसेप्ट अगर अच्छे से तैयार कर रखे हैं, आपको इस प्रकार की चीजों की जानकारी है, तो यकीन मानिए आपके कंप्यूटर के सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। O3 और IMAP ईमेल अकाउंट है। O3 और IMAP ईमेल अकाउंट हैं जिनमें किसी को उसके मेल प्रतिदिन सबक मिल जाते हैं, किसी को अपनी मेल पढ़ने और लिखने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है, किसी को केवल ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है, किसी को कोई टेलीफोन लाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए इस सवाल को देखते हैं। दो शब्द यहां पर लिखे हैं, एक शब्द लिखा है POP और एक लिखा है IMAP। POP जिसे कहा जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और जो IMAP होता है इसे कहा जाता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। बेसिकली ये सवाल प्रोटोकॉल से ही है, और ये जो दोनों प्रोटोकॉल है ये आपके मेल प्रोटोकॉल है। और इसी के साथ मैं तीसरी चीज या तीसरा शब्द और ऐड करूं जिसे कहा जाता है SMTP, जिसका अर्थ होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली एक शब्द होता है ईमेल। ईमेल जिसे हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जिसे कहा जा सकता है कि भाई इंटरनेट का प्रयोग करके जब डेटा जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में जब भेजा जाता है तो हम उसको एक मतलब मॉडर्नाइज जो नाम देते हैं उसे हम ईमेल कहते हैं।
आपने अपने मोबाइल के अंदर कुछ इस प्रकार का एक सिंबल देखा होगा, और ये सिंबल क्या बताता है कि आपने अपने मोबाइल में जो ईमेल अकाउंट बना रखा है, और इस ईमेल अकाउंट पर कोई भी अगर ईमेल आएगी तो वो सारी जानकारियां वो यहाँ पर दिखाई देगी, जिसे हम एक प्रकार से मेल बॉक्स या फिर मेल इनबॉक्स भी कह देते हैं, कि अगर कोई ईमेल आ रही है तो आपको वो इनबॉक्स के अंदर दिखाई जाएगी, सेंट में जो आपने ईमेल भेजी है वो सारी जानकारियां दिखाई देगी। लेकिन ये बड़ा मतलब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये जो इस प्रकार का सिंबल है, आपको ये लगता होगा कि भाई ये जो मेल दिख रही है ये मेल आपके मोबाइल के अंदर स्टोर है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। जो ये इस प्रकार का सिंबल है, ये इस प्रकार का सिंबल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का सिंबल है, या फिर ये कहें एक प्रकार का मेल सॉफ्टवेयर, जिसे हम कहें कि एक प्रकार का मेल सॉफ्टवेयर होता है। और ये मेल सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? ये मेल सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ हमारी ईमेल को रीड करने या सेंड करने, मतलब ईमेल संबंधित कार्यों के लिए ये सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। अगर आपके फोन के अंदर ये ईमेल सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर आप ईमेल देख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमेल आपके फोन के अंदर स्टोर है। ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ उन ईमेल को दिखाने का काम करता है, उनको स्टोर करने का काम नहीं करता। अब मेन सवाल ये, अब वो ईमेल कहां पर स्टोर होती होंगी? तो क्या होता है, आपका कोई भी ईमेल अकाउंट होता है तो प्रत्येक ईमेल अकाउंट का एक सर्वर होता है जिसे हम कहते हैं मेल सर्वर। इंटरनेट के ऊपर मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है मैंने। मेल सर्वर क्या होगा कि मेल सर्वर क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, ईमेल को, अपने यूजर की ईमेल को स्टोर करने का काम करता है, और उस कंप्यूटर को हम कहते हैं मेल सर्वर। यानी कि जो आपकी ईमेल जहां पर स्टोर होती हैं वो आपकी मेल सर्वर पर स्टोर होती हैं। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कनेक्शन बनाता है आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर से मेल सर्वर तक, और वहां से क्या कर पाते हो, आप अपनी मेल को देख पाते हो। अब क्या होगा कि तीन तीन प्रोटोकॉल जो किसी ईमेल को भेजने के लिए या किसी ईमेल को देखने के लिए या किसी ईमेल को रिसीव करने के लिए तीन प्रोटोकॉल प्रयोग होंगे। एक होता है आपका पीओपी जिसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दूसरा होता है आईमैप जिसे हम कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और जो तीसरा प्रोटोकॉल है उसे कहा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने ईमेल अकाउंट बना रखा है जैसे abc@gmail.com, तो इसके ऊपर जितने भी मेल आएंगी वो मेल सर्वर पर स्टोर होंगी, और वो बेसिकली जीमेल का है तो वो जीमेल का मेल सर्वर होगा, अगर याहू है तो वो याहू का मेल सर्वर होगा, इस प्रकार से। तो क्या होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से मेल भेजते हो तो वो क्या होगा, वो शुरुआत में वो मेल सर्वर तक जाती है। अगर आपके अकाउंट के पीछे gmail.com लिखा है तो समझ लो कि वो सबसे पहले जीमेल सर्वर के ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद जिस अकाउंट के पास भेज रहे हो आप, जिस अकाउंट को सेंड कर रहे हो, तो उस अकाउंट का भी एक मेल सर्वर होगा। तो उसके बाद क्या होगा, वो मेल आपके मेल सर्वर से दूसरे अकाउंट का जो मेल सर्वर होगा वो वहां तक जाएगी, और फिर उसके बाद उस मेल को रीड करना होगा यदि किसी कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर, तो जिस मोबाइल या जिस कंप्यूटर के अंदर वो ईमेल अकाउंट खोल रखा है तो वहां पर क्या होगा, वो पहुंच जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि यहां से यहां तक ईमेल भेजने के लिए आपके तीन प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं, कि जब किसी मेल को सेंड करना हो कंप्यूटर या मोबाइल से मेल सर्वर तक, या मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक, उस समय जो प्रोटोकॉल प्रयोग होगा उस प्रोटोकॉल का नाम होता है, उसे कहा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल कहें कि अगर किसी भी मेल को फॉरवर्ड करना हो, ईमेल को फॉरवर्ड करना हो, या फिर एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक ईमेल भेजनी हो, तो आपका प्रोटोकॉल कौन सा काम आएगा, वो आएगा आपका एसएमटीपी। दूसरा, जब किसी मेल सर्वर से मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर हम रीड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो उस समय दो प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से एक प्रोटोकॉल आपका आईमैप होता है और दूसरा प्रोटोकॉल होता है पीओपी, जिसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल उसे कहा जाता है।
अब इस मामले में जो ये सवाल है, आप इस सवाल को देखिए, POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिनमें क्या होता है भाई, किसी को उसके ईमेल प्रतिदिन सबक मिल जाते हैं, किसी को अपनी ईमेल पढ़ने या लिखने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है, किसी को केवल ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। तो इस मामले में एक थोड़ा सा जो करेक्ट आंसर मिल रहा है मेरे को कि भाई या तो ईमेल को भेजने के लिए तो SMTP प्रयोग होगा, लेकिन प्राप्त करने के लिए मतलब ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक करेक्ट आंसर है। लेकिन मैंने वास्तविक यूज बताया कि भाई POP3 क्या काम करता है, SMTP क्या काम करता है और IMAP क्या काम करता है। अगर वो तीन चीजें आपको समझ में आ गई, उनकी भाषा अगर आपको समझ में आ गया, उनके फंक्शन या उनके कार्य अगर आपको समझ में आ गए, तो इस प्रकार के अनेकों हजारों सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त प्रभावित प्रोटोकॉल है। ग्राम-स्टीव 2021 के अंदर ये पूछा गया सवाल है, एक कनेक्शन रहित प्रवाहित प्रोटोकॉल। कनेक्शन रहित को अगर मैं इंग्लिश में नाम दूं तो इसे कहा जाता है कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस। और दूसरा एक और शब्द होता है जिसे कहा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड। आप इसका अगर इंग्लिश वर्जन देखोगे तो कनेक्शन रहित की जगह वहां आपको शब्द लिखा दिखाई देगा कनेक्शनलेस। सिंपल से इतना मतलब है कि भाई ये प्रोटोकॉल है और इन प्रोटोकॉल में जो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है वो हमें बताना है, जिनमें से एक दे रखा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं UDP प्रोटोकॉल। तीसरा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं TCP प्रोटोकॉल। A और B दोनों यानी कि TCP UDP, और जो दूसरा है मतलब इनमें से कोई नहीं। अब क्या होगा कि दोनों को एक साथ पढ़ते हैं UDP और TCP, और ये दोनों मैंने बता दिए तो आंसर आप अपने आप बता दोगे। देखिए कि जब भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजा जाता है, कि मान लो हमारा A कंप्यूटर है और दूसरा जो है वो B कंप्यूटर है, और A कंप्यूटर जब B कंप्यूटर तक डेटा भेजता है तो इनके बीच का जो कनेक्शन होता है, ये बीच का कनेक्शन दो प्रोटोकॉल पर आधारित होता है, या दो प्रोटोकॉल की सहायता से इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन क्रिएट होता है या कनेक्शन बनता है, जिनमें एक प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं TCP और दूसरा प्रोटोकॉल हम कहते हैं UDP। तो क्या होगा कि जब A जो है अगर B के पास डेटा भेज देता है, जब A B के पास डेटा भेज देता है और ये डेटा यहां पर पहुंच जाता है, तो B से वापस एक मैसेज जो क्या होता है, एक प्रकार का कंफर्मेशन मैसेज होता है, जो ये जानकारी देता है कि भाई आपने जो मेरे पास डेटा भेजा था वो मेरे पास क्या है, वो ठीक ठाक पहुंच गया है। तो क्या होगा कि जब A से डेटा B तक पहुंचा, B ने वापस एक मैसेज A को भेजा कि भाई मेरे पास जो डेटा है वो कंफर्मेशन मतलब पहुंच गया है, और इसी आधार पर, इसी मैसेज के आधार पर हमारे कनेक्शन बनते हैं, जिनको हम कनेक्शन लेस या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं। और ये कैसे बनते हैं कि अगर TCP प्रोटोकॉल का प्रयोग करके हम A से डेटा B की तरफ भेजेंगे, तो वहां पर जो हमारा ये मैसेज है, या फिर ये कहें जो ये कंफर्मेशन मैसेज होता है, ये एक तरीके से प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होने का मतलब है कि B वापिस एक मैसेज A तक जरूर भेजेगा। लेकिन अगर UDP प्रोटोकॉल का प्रयोग करके भेजेंगे तो जो ये मैसेज होता है ये अब्सेंट होता है। अब्सेंट मतलब B कभी भी एक तरीके से क्या होगा, A तक डेटा नहीं भेजेगा। जब हम कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे हो, UDP प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे हो। और जिस कनेक्शन के अंदर ये मैसेज प्रेजेंट होता है, जिस कनेक्शन के अंदर ये मैसेज प्रेजेंट होगा, उस कनेक्शन को नाम दिया जाता है और उस कनेक्शन को हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। और जिस कनेक्शन के अंदर ये मैसेज अब्सेंट होता है, उस कनेक्शन को एक नाम दिया जाता है और उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कनेक्शनलेस। अब सिंपल सा लॉजिक देख के बताओ आप, मैसेज कहां अब्सेंट है, UDP के अंदर अब्सेंट है, और जहां मैसेज अब्सेंट होगा तो उसको हम कौन सा कनेक्शन बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कनेक्शनलेस। अब इसने क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस के अंदर कि भाई कौन सा, आपका UDP। लेकिन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दे रखा है भाई, उसके अंदर तो ये मैसेज प्रेजेंट होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा भाई, इसका ठीक आंसर होगा आपका UDP प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल पढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में DMZ पद का क्या अभिप्राय है।
अभी मैंने एक नेटवर्क के अंदर आपको एक टॉपिक बताया था, लैन, जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, किसी एक बिल्डिंग का है या किसी एक संस्था का है, किसी एक संस्था के हैं, और उस संस्था के अंदर जितने भी कंप्यूटर मतलब रखे हैं और उन कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाए तो उस नेटवर्क को एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या होता है कि अगर मान लो कोई बड़ी बड़ी संस्था हो, कि जैसे मैंने एक नाम ले लिया कि भाई जैसे मान लो कि एयरटेल की कंपनी है, उस एयरटेल का एक जगह पर अपना ऑफिस है, और उस ऑफिस के अंदर 100 कर्मचारी जो हैं वो काम कर रहे हैं, और 100 कर्मचारी के अपने अलग अलग कंप्यूटर है, और उन सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, और आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना जिसको हमने क्या नाम दिया कि भाई एक संस्था के अंदर है या एक कंपनी के अंदर है, तो उसको नाम दे दिया कि भाई एक प्रकार का लैन है या लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि मान लो कि यहाँ की कोई जानकारी हो या इन कंप्यूटर के अंदर कोई जानकारी होती है, और ये जानकारी ये दो प्रकार की होती हैं, या तो कि भाई कोई एक ऐसी जानकारी जिसको प्राइवेट रखना जरूरी होता है, कि भाई ऐसी जानकारी जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर मतलब इंटरनल ही रहे, या कुछ एक ऐसी जानकारी जो एक तरीके से पब्लिक रूप से भी बांट दी जाए या पब्लिक रूप से पता चल जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा कि जब भी कोई संस्था के अंदर कोई ऐसी जानकारी हो जिसको एक तरीके से हमें पब्लिक करना हो, या फिर ये कहें पब्लिक भी छोड़ो किसी दूसरे नेटवर्क के पास अगर हमें भेजना हो उस जानकारी को, तो क्या होता है कि इस नेटवर्क के साथ कुछ एक कंप्यूटर ऐसे ऐड होते हैं जो क्या करते हैं, उन कंप्यूटर का ये काम है कि भाई अगर बाहर से कोई जानकारी है या कोई गलत चीज आ रही है तो उसको, उस जानकारी को इनसे प्रोटेक्ट करना, या फिर इसका अपोजिट देखें कि भाई यहां से कोई ऐसी जानकारियां बाहर ना लीक हो जाए। मतलब ये एक प्रकार की बाउंड्री है, ये कंप्यूटर क्या करते हैं, एक प्रकार की बाउंड्री का काम करते हैं कि बाहर वही चीज जाएगी जो हम यहां पर अलाउड करेंगे, इन कंप्यूटर को अलाउड करेंगे, और इन कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए एक नेटवर्क को नाम दिया जाता है, या नेटवर्क को कहा जाता है, या जोन इसको कहा जाता है, और इस जोन को डीएमजेड जोन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डीएमजेड, डीमिलिटराइज्ड जोन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी पर कहां पर काम करती है। अब मैं फिर वही सवाल कि कंप्यूटर के सवालों को मतलब आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी आप उसके आंसर सही कर पाओगे जब आपको उस कंप्यूटर के सवाल की भाषा का पता होगा। अब इसने क्या पूछ रखा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहां पर काम करती है, और इसमें दो तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, या फिर सेशन लेयर। क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ डेटा भेजना होता है, एक कंप्यूटर के से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजते हैं हम, तो हमें कुछ एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। और ये कंप्यूटर क्या होते हैं, ये कंप्यूटर तो आपके हार्डवेयर ही होते हैं। यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा भेजा जा रहा है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है, और इन दोनों के आपसी कंपैटिबिलिटी के लिए, यानी कि ये दोनों चीजें आपस में एक साथ काम कर सके, तो इसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया था 1984 के अंदर, और उस मॉडल को नाम दिया गया था, उसे कहा गया था OSI मॉडल, जिसे कहा जाता है, ओ से बनता है आपका ओपन, और एस से बनता है आपका सिस्टम, और आई से बनता है आपका इंटरकनेक्शन। कि जब भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाएगा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, और इन दोनों के आपसे मतलब आपसी तालमेल के लिए हमें एक मॉडल की जरूरत पड़ती है, और वो मॉडल का नाम होता है OSI, जिसे कहा जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इस OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। पहली चीज ये कि भाई 7 लेयर होगी, तो अगर आप लोगों को OSI मॉडल पता होगा तो आप मतलब इन चीजों को सही से समझ पाओगे कि भाई हाँ ये ट्रांसपोर्ट है या नेटवर्क है, ये मतलब एप्लीकेशन है या सेशन लेयर है। आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। अब दूसरी चीज कि यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल लिखा है, मतलब कि आईपी।
कि जो ये 7 लेयर हैं, 7 लेयर में जो सबसे 7वीं लेयर होती है उसे कहा जाता है एप्लीकेशन लेयर। जो छठी लेयर होती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। जो 5वीं लेयर होती है उसे कहा जाता है सेशन लेयर। जो चौथी लेयर होती है उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। जो तीसरी होती है उसे कहा जाता है नेटवर्क लेयर। और जो दूसरी है उसे कहा जाता है डेटा लिंक लेयर। और जो पहली होती है उसे नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल लेयर। ये वैसे मॉडल की 7 लेयर होती है। तो क्या होता है, जब भी किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजना होगा तो वो इस लेयर के आधार पर मतलब भेजा जाता है। वो अलग अलग कार्य जो है वो इस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। जैसे आ, अब इसके अंदर मैं ज्यादा जानकारी सिर्फ और सिर्फ इस सवाल से संबंधित जानकारी दूंगा मैं, कि जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर की तरफ आता है, जैसे ही डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर की तरफ आता है तो उसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो डेटा होता है उस डेटा को कहा जाता है सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस होती है कि किसी बड़े डेटा को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। और उन छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं सेगमेंट। और सेगमेंटेशन जो प्रोसेस होती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पर होती है। और जब ये सेगमेंट नेटवर्क के पास आता है तो इस नेटवर्क, इस सेगमेंट के अंदर 2 प्रकार के आईपी एड्रेस ऐड होते हैं, जिनमें से एक आईपी एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का, मतलब जहां जिस कंप्यूटर के पास वो भेजना है, और दूसरा आईपी एड्रेस होता है सोर्स का, जिस कंप्यूटर ने वो भेजा है। और इसके द्वारा जो ये डेटा बना इसको कहा जाता है, इसको हम कहते हैं पैकेट। यानी कि जब सेगमेंट के साथ 2 आईपी एड्रेस और 2 कौन से, एक तो सोर्स और एक डेस्टिनेशन, ये ऐड हुए तो ये कंप्लीट एक प्रकार से हमारा क्या बना, इसको नाम दिया गया पैकेट। अब सवाल को समझिए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, जहां पर हमें क्या पता लगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बाकी क्या लिखा है वो हम छोड़ो भाई, भाड़ में जाइए चीजें, हमारे जो काम की चीज थी वो हमें मिल गई। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ मिल रहा है हमें, नेटवर्क लेयर पर मिल रहा है। तो सीधा आंसर क्या होगा इसका कि भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल जो काम करता है वो कौन सी लेयर पर काम करेगा भाई, वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। और इसी का ये नेटवर्क लेयर कौन से नंबर की है, ये आपकी तीसरे नंबर की लेयर है, ठीक है ना। और ओपन सिस्टम ओएसआई मॉडल बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, जहां से प्री मेंस या दिल्ली पुलिस के अंदर बड़े अच्छे सवाल पूछे जाते हैं इसके। और ओएसआई मॉडल कम से कम 2 घंटे का टॉपिक है ये। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं। आमतौर पर वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई, उपरोक्त सभी। ये एक ऐसा सवाल है, मेरे ख्याल से आप मतलब जब इंटरनेट का प्रयोग करते हो तो उसके अंदर जैसे अपने दोस्त से या फैमिली के अंदर आपने एक बड़ी चीज देखी होगी कि मान लो कि आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से या फैमिली के अंदर किसी कहते हैं कि भाई अपना जो हॉटस्पॉट है वो ऑन करिए। और उसके अंदर क्या करते हैं कि भाई आप अपने खुद के फोन का वाईफाई ओपन करते हैं। अगर कई बार मतलब अगर आपने ध्यान से देखा हो, जब वाईफाई का ऑप्शन ओपन किया जाता है तो उस समय एक नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड नेटवर्क का। जब आप वाईफाई ओपन करोगे और उसके अंदर डिटेल्स को ओपन करोगे आप, तो उसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा ऐड नेटवर्क का। और ऐड नेटवर्क जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ एक चीजें आपको दिखाई देंगी कि पहला यूजर नेम दिखाई दे रहा है भाई, एक यहां पर कुछ एक ऐसे 2 शब्द मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपका WPA और एक मिलेगा आपका WPA2, और फिर उसका क्या होगा आपका पासवर्ड वगैरह, मतलब ये चीजें दिखाई देंगी आप कि जैसे वाईफाई के अंदर आप ऐड नेटवर्क ओपन करोगे तो आपका ये इस प्रकार की चीजें आपके फोन में के अंदर दिखाई देंगी। अब ये चीजें क्या है कि जैसे मान लो कि आपके दोस्त ने इंटरनेट के लिए हॉटस्पॉट ओपन किया, और हॉटस्पॉट ओपन को अगर उसको कनेक्ट करना हो तो जाहिर सी बात है कि उसका एक नाम होगा और उसका एक पासवर्ड भी होगा, कि मान लो कि भाई उसने हॉटस्पॉट जिस भी नाम से बना रखा है तो उस नाम को, इस नाम को हम कहते हैं यूजर नेम, और इस नाम मतलब ये क्या बन गया, पासवर्ड बन गया। अगर उस हॉटस्पॉट को या फिर ये कहें आपके मोबाइल, आपके दोस्त के हॉटस्पॉट को अपने मोबाइल के अंदर ऐड करना हो एज ए वाईफाई, तो यूजर नेम आप उसका यहां पर लिखोगे और पासवर्ड यहां पर लिखोगे। और क्या होता है
जब इस तरीके से आप अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करते हो तो उस समय सिक्योरिटी या सुरक्षा के आधार पर आपको प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। और वो प्रोटोकॉल आपके कौन से होते हैं भाई? आपका एक तो होता है WPA और दूसरा होता है WPA2। अब इस चीज को दोबारा फिर सुनिए कि जब भी आप वाईफाई आधार पर अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन हेतु जोड़ते हो तो उस समय सुरक्षा या सिक्योरिटी पर्पज हेतु आपको प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी। और वो प्रोटोकॉल कौन से होंगे भाई? आपके WPA या WPA2 आप जो है वो जरूरत पड़ेगी। और WPA का अर्थ क्या होता है? W का अर्थ होता है वायरलेस, P का अर्थ होता है प्रोटेक्टेड और एक्सेस मतलब एक अर्थ होगा। और ये 2 क्या होगा? मतलब जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अगर WPA और WPA2 समझ में आ गया तो आप इस चीज को सवाल को आसान कर पाओगे भाई। तो ये कहाँ WPA सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कहां पर यूज होता है आपका? सिंपल सा आंसर, कहां पर यूज करोगे आप? वाईफाई से यूज करोगे आप। ठीक है, वाईफाई जिसका अर्थ होता है WI का अर्थ होता है वायरलेस और FI का अर्थ होता है फिडेलिटी। यानी कि वाईफाई की भी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? वायरलेस फिडेलिटी होता है। ठीक है ना। और कुछ एक और चीजें, कई बार क्या करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती करते हैं हर एक सब्जेक्ट को लेकर के। वो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो कुछ एक बेसिक सवालों को वो पढ़कर नहीं जाते। कि अगर कोई आसान सवाल सा लगा तो उनको ये लगता है कि भाई ये आसान सवाल है तो मेरे को वैसे भी याद हो जाएगा। तो हमेशा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि बेसिक सवालों पर तो आपकी कमांड बिल्कुल होनी ही चाहिए। अगर आप वाईफाई मतलब जैसे मैंने अभी बताया, बहुत बच्चों को ये भी नहीं मालूम होगा कि वाईफाई की फुल फॉर्म भी होती है। ठीक है ना। तो बेसिक सवाल जो है वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद खालिस्तान या HTTP वेब अनुप्रयोगों को जोड़ने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। तो इसका मैंने बताया था कि भाई HTTP है। HTTP जिसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका काम क्या होता है कि जब एक जगह मतलब सर्वर से डेटा क्लाइंट की तरफ आ रहा हो तो हमें एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। और वो प्रोटोकॉल आपका कौन सा होता है भाई? वो HTTP प्रोटोकॉल होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी भाई आपकी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट उपकरण है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसे RTTP कहा जाता है ट्रांसमिशन, जिसे TCP कहा जाता है फाइल ट्रांसफर, जिसे FTP कहा जाता है। और ये आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कि इंटरनेट पर सिंपल सा सवाल जो है वो हमारा ये है कि इंटरनेट का यूज करके कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल भेजनी है, फाइल कॉपी करनी है, तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? RTTP दे रखा है, TCP दे रखा है, FTP दे रखा है, HTTP दे रखा है। तो TCP हमने पढ़ा कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। HTTP पढ़ा और ये रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है जो डेटा को सेंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस चीज को समझने के लिए कोई भी इंटरनेट जो शब्द होता है, इंटरनेट के लिए हम एक और शब्द प्रयोग करते हैं और वो शब्द होता है हमारा वेब। ठीक है। कि कई चीज अगर आप देखोगे कि जैसे वेब एड्रेस है, ये वेब ब्राउजर है। ठीक है ना। तो ये वेब शब्द किसको दर्शाता है? ये वेब शब्द दर्शाता है इंटरनेट को। कि जहां पर वेब शब्द लिखा हुआ है तो उसका अर्थ है कि इसका कहीं ना कहीं इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्शन है। कि और वेब के साथ ही अगर हम जोड़ दें वेब सर्वर, वेब सर्वर, सर्वर मैंने बताया कि भाई आप कुछ भी जानकारी सर्च करते हो और वो सर्च की हुई जानकारी आपके फोन या कंप्यूटर तक आई तो वो क्या करता है? एक ऐसा कंप्यूटर आपके मोबाइल तक भेजता है और उस कंप्यूटर को हम क्या कह देते हैं भाई? उसको हम कहते हैं सर्वर। और अगर वो सर्वर या कहें वो कंप्यूटर इंटरनेट पर है तो उसे हम कह देते हैं वेब सर्वर। और वेब सर्वर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मेल सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है, और इसी में से एक और होता है आपका फाइल सर्वर।
जिसके अंदर आपकी कई जो फाइल हैं वो क्या की जाती हैं, आपकी स्टोर की जाती है। कोई एक ऐसा सर्वर हो जिसके अंदर सिर्फ फाइल को स्टोर किया गया हो, तो उस सर्वर को हम नाम देंगे, उसको हम कहते हैं फाइल सर्वर। और जब हमारे किसी मोबाइल या कंप्यूटर को इस फाइल की जरूरत पड़ती है और इस फाइल को आपके कंप्यूटर या मोबाइल तक लेकर आना हो, तो उसके लिए मतलब यहां से इस सर्वर से कहें इस फाइल को यहां पर कॉपी करना हो तो हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, और वो प्रोटोकॉल होता है आपका FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। नेटवर्किंग मैंने क्लास के अंदर भी वैसे बताया था। नेटवर्किंग के अंदर कि नेटवर्किंग क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग बोले। नेटवर्किंग क्या होता है कि जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाए और आपस में जोड़ने के बाद क्या करें, वो आपस में डेटा ट्रांसफर करें, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? नेटवर्किंग कह सकते हैं। कि दूरस्थ डेटाबेस तक पहुंच। दूरस्थ डेटाबेस मतलब कि कोई ऐसा कंप्यूटर बना रखा है, उसमें क्या कर रखा हो, उसमें डेटा जो है वो स्टोर कर रखा हो। ठीक है, कई कंपनियां क्या करते हैं, कई कंपनियों का जो डेटा है वो किसी एक जगह पर कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है और उस जगह को एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है ना, जहां पर मतलब एक ऐसी लोकेशन या एक ऐसा आधार जहां पर डेटा रखा गया। तो नेटवर्क के जरिए हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के जरिए हम डेटाबेस तक हमारी पहुंच जो है वो बना सकते हैं। दूसरा, संसाधन साझा करना। संसाधन मतलब डेटा साझा करना, भाई एक दूसरे की तरफ भेजना। हम वही तो नेटवर्क की परिभाषा हमने पढ़ी कि जब भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजेगा तो उसको क्या करते हैं, उसको नेटवर्किंग के अंदर शामिल करते हैं। तो ये भी क्या होगा भाई, डेटा कर सकते हैं हम। तीसरा, संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन क्या है कि जब भी मतलब नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर डेटा भेजेंगे, वो क्या है, एक प्रकार का उनका कम्युनिकेशन ही है। तो क्या होगा आपका, नेटवर्किंग में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन भी शामिल होता है। अब इसके अंदर कि मान लो कि एक कंप्यूटर है उसकी बैटरी है 90% और दूसरा कंप्यूटर है उसकी बैटरी है 10%, और हमें ये लगे कि भाई यहां से जो पावर है, यहां से जो ऊर्जा है, वो थोड़ी बहुत ऊर्जा इस कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर दी जाए, तो क्या होगा, कभी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पावर का यानी कि ऊर्जा का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। हम यहां से यहां तक ऊर्जा जो है वो कभी भी नहीं भेज सकते। हमारा सवाल देखिए, विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। ये भी आपका नेटवर्किंग में शामिल है, ये भी आपका नेटवर्किंग के अंदर होता है, ये भी नेटवर्किंग के अंदर होता है, लेकिन शक्ति स्थानांतरण यानी कि अगर बात हो पावर ट्रांसफर की, तो पावर ट्रांसफर कभी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर शामिल नहीं होता। आप एक कंप्यूटर को कनेक्ट करके उसकी पावर जो है वो दूसरे तक आप जो है वो नहीं भेज सकते। ठीक है जी, चलिए जी अगला सवाल पढ़ते हैं। एक मतलब फिर से ये रिपीट सवाल। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर की कितनी महत्वता है, इंपॉर्टेंस देखिए आप। एक HTTP तीसरी बार सवाल पूछा गया है और मैंने वही सवाल सेलेक्ट करके हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के सवालों में HTTP अभी चौथी बार आया, ये फोर्थ टाइम ये सवाल आ गया। ठीक है, HTTP हमने फुल फॉर्म देख ली थी, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा है भाई, एस जुड़ा है। चलो मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके जो लिंक होते हैं उस लिंक के साथ आपका या तो कुछ ऐसा दिखेगा या फिर क्या करेगा, आपका कुछ HTTP के साथ ऐसा एस दिखाई देता है। इस जो एस का अर्थ होता है, ये एस का अर्थ होता है सिक्योर, यानी कि जब हमें सेफ तरीके से, सुरक्षा तरीके से, कि जैसे मान लो कि कोई बैंक का डेटा हो या कोई मतलब डिफेंस का डेटा हो और वो एक जगह से दूसरी जगह तक हमें भेजना हो, जहां पर सिक्योरिटी पर्पज का मामला हो, सुरक्षा पर्पज का मामला हो, तो उस समय जो प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है डेटा भेजने के लिए, वो बेसिकली आपका HTTPS होता है। और इस एस का अर्थ क्या होगा, आपका सिक्योर होगा, यानी कि जो आपका आंसर निकलेगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी HTTPS इसके साथ सिक्योर लगने का अर्थ क्या होता है कि जब भी
क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये कनेक्शन क्रिएट होता है, तो इसके ऊपर एक और सुरक्षा की लेयर बनती है, एक और आवरण उस कनेक्शन के ऊपर बन जाता है, और इस लेयर को एक नाम दिया जाता है और इसको कहा जाता है SSL, जिसे हम कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर। और ये कब बनती है? ये बनती है आपकी HTTPS प्रोटोकॉल के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर, एस का अर्थ होगा ये। दूसरे अंत में कमांड पास हो रहा है, यह निश्चित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उत्तरदायी है? अब मैं फिर वही चीजें, अगर आपको लॉजिक पता है, आपको कंसेप्ट पता है, तो और उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर के सवाल की अगर भाषा अगर आप पकड़ पाए तो आप इजिली वहां तक पहुंच सकते हो। आप सवाल देखिए, दूसरे अंत तक, दूसरे अंत मतलब जब भी एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा जा रहा हो, जब भी एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा जा रहा हो, तो ये जितने भी कंप्यूटर या जितने भी डिवाइस होते हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कि जैसे मान लो कि भाई इस कंप्यूटर को हम नोड भी कह सकते हैं, इस कंप्यूटर को हम होस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और इस कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं? एंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कि जैसे मान लिया कि भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजना हो या डेटा जा रहा हो, तो उसको कहा जा सकता है कि भाई ये डेटा जो जा रहा है, ये नोड टू नोड जा रहा है, या होस्ट टू होस्ट जा रहा है, या पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है, या एंड टू एंड जा रहा है, ठीक है ना। कि डेटा का मतलब एंड मतलब सिरा, जहां से डेटा जाना शुरू हुआ एक वो सिरा, जहां तक पहुंचा एक वो सिरा, दोनों को क्या किया? एंड हमने नाम दिया। अब क्या कि दूसरे अंत में दूसरे एंड पर कमांड पास हो रहा है, यह निश्चित करना। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि भाई एक कंप्यूटर ने कोई कमांड भेजी या कोई डेटा भेजा, तो ये डेटा यहां पर पहुंच गया, तो इसको निश्चित करना कि भाई, निश्चित मतलब कंफर्मेशन देना कि भाई यहां पर वो डेटा जो है वो ठीक ठाक पहुंच गया, तो इसके लिए प्रोटोकॉल पूछ रखा है। और हमने दो प्रोटोकॉल पढ़े थे, जिनमें से एक आपका टीसीपी है और दूसरा क्या है? आपका यूडीपी है। और ये टीसीपी यूडीपी का जो डिफरेंस मैंने बताया था, वो आपके इसी कंफर्मेशन मैसेज के आधार पर ही बताया था कि जब कोई कंप्यूटर टीसीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करके डेटा भेजता है दूसरे कंप्यूटर की तरफ, तो उस कंप्यूटर से वापस एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि भाई आपने जो भेजा था डेटा वो मेरे पास पहुंच गया है। और ये कब आएगा? जब टीसीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होगा। अगर यूडीपी प्रोटोकॉल प्रयोग होगा तो वापस जो मैसेज है वो नहीं जाएगा। यानी कि एक तरीके से कंफर्मेशन होना, तो ये कंफर्मेशन आपको कौन से प्रोटोकॉल के अंदर मिलेगी भाई? ये टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर आपको ये जानकारी मिलेगी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से दो कंप्यूटर के बीच संचार के लिए आवश्यक होता है? संचार सॉफ्टवेयर, संचार हार्डवेयर, प्रोटोकॉल और उपरोक्त सभी। तो क्या होगा कि जब भी एक संचार मतलब ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन किस चीज का? ट्रांसमिशन डेटा है, कुछ भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक भेजी जा रही है, ठीक है ना। अब सिर्फ इतना मतलब समझिए कि जब एक चीज को या फिर एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाना हो, एक डेटा को दूसरी जगह तक भेजा जाना हो, तो भाई जाहिर सी बात है कि हमें किसकी? कंप्यूटर की भी आवश्यकता पड़ती है। ये कंप्यूटर इस साइड, एक कंप्यूटर इस साइड, ठीक है ना। और हो सकता है अगर इनके बीच की जो दूरी है वो अगर अधिक हो, तो हो सकता है कि कोई और जो डिवाइस या कोई और मशीन जो है वो इनके बीच में भी लगी हो। तो क्या होगा? सबसे पहली जरूरत जो हमें पड़ेगी वो क्या कि उन कंप्यूटर की या कुछ और मशीनों की जो है हमें जरूरत पड़ सकती है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा भेज रहे हैं, यानी कि ट्रांसमिशन के लिए, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा हो। और ये कंप्यूटर क्या है? ये कंप्यूटर हमें फिजिकली रूप से दिखाई देते हैं भाई, हम इनको छू भी सकते हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं भाई? एक प्रकार से ये क्या होते हैं? आपके हार्डवेयर है, ठीक है। उसके बाद कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई? हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद हमें
डेटा को भेजने के लिए हमें कुछ एक सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि इंटरनेट पर आपको कुछ भी डेटा देखना हो या कुछ भी डेटा चेक करना हो, डाउनलोड करना हो, तो आपको वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम जैसे इन सॉफ्टवेयर की, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इन सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ती है। यानी कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई? सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा दूसरा जो संचार सॉफ्टवेयर होगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद कि अभी पिछले ही सवाल का एग्जांपल ले लीजिए, हमने प्रोटोकॉल पढ़ा एचटीटीपी या फिर हमने प्रोटोकॉल पढ़ा एफटीपी। एफटीपी क्या काम करता है? एफटीपी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो एक जगह एक फाइल को दूसरी जगह भेजने का काम करता है। और वही काम एचटीटीपी का, एचटीटीपी मतलब क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो क्या करता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करता है। यानी कि जब हम डेटा का संचार कर रहे हैं, जब ट्रांसमिशन हो रहा है, तो हमें एचटीटीपी यानी कि कुछ, और ये एचटीटीपी एफटीपी की तरह मतलब कई और चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और इन मतलब एचटीटीपी को या एफटीपी को एक कॉमन शब्द मतलब प्रोटोकॉल हम इनको कह सकते हैं। यानी कि जब भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में संचार होगा, डेटा भेजा जाएगा, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होगी, उसके लिए हार्डवेयर की भी आवश्यकता होगी, उसके लिए प्रोटोकॉल भी आवश्यकता होगी। यानी कि उपरोक्त सभी जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए जी नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ट्रांसमिशन से जुड़ा है? नेटवर्क ट्रांसमिशन, अब इसके अंदर वही नेटवर्क ट्रांसमिशन, अगर मैंने बिल्कुल शायद दूसरा सवाल था और दूसरे सवाल के अंदर एक लेयर संबंधित सवाल आया था जिसके अंदर हमने बताया था ओएसआई मॉडल। और ओएसआई मॉडल के अंदर मैंने एक लेयर का जिक्र किया था और उस लेयर का नाम था नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, इसने क्या पूछा? नेटवर्क ट्रांसमिशन। ठीक है ना? नेटवर्क ट्रांसमिशन ओएसआई मॉडल पर जब नेटवर्क लेयर के बाद आगे डेटा भेजा जाता है वो एक प्रकार से नेटवर्क ट्रांसमिशन कहलाता है। और जब नेटवर्क लेयर पर ट्रांसमिशन की बात आती है तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आता है नेटवर्क लेयर के पास, वो बेसिकली उस डेटा को हम क्या कहते हैं? उसको सेगमेंट कहते हैं। और इस सेगमेंट के साथ दो चीजें ऐड की जाती है, एक तो सोर्स आईपी जोड़ा जाता है और एक डेस्टिनेशन आईपी। मतलब उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जिसने वो डेटा भेजा है, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जिस तक वो डेटा जाना है। और जो ये अब एक कंप्लीट डेटा बना, इस कंप्लीट डेटा को इस कंप्लीट डेटा को एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं पैकेट। और नेटवर्क लेयर पर एक नेटवर्क डिवाइस होती है और उस नेटवर्क डिवाइस को एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं राउटर। और इस राउटर के अंदर जो आप पहला शब्द देखोगे कि भाई जो ये रूट है, रूट मतलब रास्ता या फिर पाथ, कि एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस जो रास्ता या पाथ दिखाने का काम करे। और ये पाथ दिखाने का काम कैसे करती है? कि जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी चीज सर्च करते हो, तो सर्वर से जब आपके क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट तक आपके पास जब वो डेटा आता है, तो बीच में कई जगह पर वो ट्रेवल करता हुआ आपके पास पहुंचता है। और ट्रेवल करते समय उनको सही रास्ता दिखाना कि भाई ये यहां जाएगा, अब ये यहां जाएगा, तो ये जो काम होता है उसको सही रास्ता दिखा करके जो उसकी एंड मतलब वहां तक लास्ट तक भेजने का जो काम होगा वो राउटर का होता है। तो इसके अंदर नेटवर्क ट्रांसमिशन से आपका क्या जुड़ा होता है? आपका पैकेट भी जुड़ा है, आपका राउटर भी जुड़ा है और नेटवर्क प्रोटोकॉल भी जुड़ा है। नेटवर्क प्रोटोकॉल मतलब जो ये शब्द आया, जो ये आईपी है, आईपी क्या होता है? आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल ही है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको नेटवर्क प्रोटोकॉल भी एक तरीके से कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए जी अगला सवाल। टेलनेट, टेलनेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल और इनमें से कोई नहीं। एक आपका प्रोटोकॉल के अंदर या फिर कहें कंप्यूटर के अंदर आपका एक शब्द आता है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या होता है कि मान लो कि एक कंप्यूटर जो है वो एक कंप्यूटर दिल्ली के अंदर रखा गया है,
और दूसरा कंप्यूटर जो है वो एक तरीके से चंडीगढ़ के अंदर रखा गया है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि कई बार आप लोगों ने एक शब्द जो है वो सुना होगा कि भाई हैक करना, या फिर जिसको हम कहते हैं हैकिंग। हैकिंग, मान लो कि भाई कोई फोन है वो एक तरीके से हैक हो जाए, तो उसका जो अर्थ समझते हैं हम कि फोन तो हमारा है लेकिन यूज कोई और कर रहा है अपने तरीके से, उसको हम कहते हैं हैकिंग। और उसी तरीके का एक शब्द होता है रिमोट लॉगिन। ठीक है ना, कि कंप्यूटर किसी दूसरी लोकेशन पर रखा है और यहीं पर रखा गया ये कंप्यूटर किसी दूसरी जगह पर रखे गए कंप्यूटर के द्वारा अगर चलाया जाए तो इसे हम कहते हैं रिमोट लॉगिन। ठीक है ना, मैंने हैकिंग वही, कंप्यूटर अपना है, अलग जगह पर रखा गया है लेकिन उसका यूज कोई और कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर मान लो कि कंप्यूटर चंडीगढ़ रखा है और ये चंडीगढ़ के अंदर कंप्यूटर चल रहा है लेकिन चलाने वाला दूसरा कंप्यूटर है जो दिल्ली के अंदर रखा गया, और इसको हम क्या कहते हैं, रिमोट लॉगिन कहते हैं। और जब भी रिमोट लॉगिन की आवश्यकता पड़ती है तो रिमोट लॉगिन के लिए दो प्रकार के प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से एक तो होता है टेलनेट और दूसरा होता है आपका SSH। SSH का अर्थ होता है सिक्योर सेल होस्ट, और एक प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं टेलनेट। टेलनेट के अंदर क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर भेजा जाता है, और जो SSH होगा उसके अंदर डेटा जो है वो साइपर टेक्स्ट के अंदर भेजा जाता है। साइपर टेक्स्ट मतलब कि डेटा की सुरक्षा की दृष्टि से किसी डेटा को मतलब किसी दूसरे डेटा में बदल दिया जाए तो उसको हम कहते हैं साइपर टेक्स्ट। और जो आप मान लो कि भी आपने ABCD वगैरह टाइप किए तो ये आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, इसे प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। और इनको अगर किसी दूसरे टेक्स्ट में बदल दिया जाए सुरक्षा की दृष्टि से हम इसको कहते हैं साइपर टेक्स्ट। और जब किसी प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलना हो तो इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन। ठीक है, SSH के अंदर एनक्रिप्शन होता है, टेलनेट के अंदर आपका कोई एनक्रिप्शन नहीं होता, इसके अंदर डेटा जो होगा वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर भेजा जाएगा। तो टेलनेट क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, ये हार्डवेयर नहीं है, ये आपका क्या है भाई, आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित होता है? ऑप्टिकल फाइबर कंप्यूटर के अंदर, या फिर ये कहें कि भाई आप जो इंटरनेट प्रयोग कर पाते हैं, इंटरनेट जो प्रयोग करने का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ISP, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस, सर्विस मतलब सेवा, प्रोवाइडर मतलब प्रदाता, कि एक ऐसी चीज जो यूजर्स मतलब आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का काम करता हो, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ISP। और इसी ISP के जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एक आपका डायल अप कनेक्शन होता है, जो आप टेलीफोन के माध्यम से आप इंटरनेट का प्रयोग कर पाते हो आप, या फिर सैटेलाइट के माध्यम से प्रयोग कर पाते हो, या फिर ब्रॉडबैंड के माध्यम से आप इंटरनेट प्रयोग कर पाते हो। और उन्हीं में से एक ISP का जो प्रकार है वो होता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा, फाइबर ऑप्टिकल केबल के द्वारा। जो आज के वर्तमान मतलब मॉडर्न समय में जो इंटरनेट सुविधा मिलती है, जिसके अंदर आपको इंटरनेट की स्पीड जो होती है वो अधिक मतलब फास्ट मिलती है, जो क्या होगा, वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल, एक प्रकार की तार होती है जिसको फाइबर ऑप्टिक्स केबल कहा जाता है। और इसके अंदर जो डेटा ट्रेवल करता है वो डेटा लाइट के आधार पर, लाइट का प्रयोग करके डेटा को ट्रेवल करवाया जाता है, डेटा को भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये लाइट जो है, ये लाइट जिस प्रोसेस को फॉलो करती है, जिस प्रोसेस के आधार पर इस केबल में या इस तार में जो गुजरती है, वो जिस प्रक्रिया को फॉलो करती है उसे कहा जाता है कुल आंतरिक परावर्तन, जिसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये आपका किसमें होता है, आपका ये आपका फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर होता है ये। ठीक है ना, तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित होता है, वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा लाइट के आधार पर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, किस स्विचिंग तकनीक में दो नोड के बीच एक समर्पित, समर्पित को अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो इसे कहा जाता है डेडिकेटेड, और पूर्ण भौतिक, भौतिक मतलब फिजिकल कनेक्शन स्थापित किया जाता है। नोड, फिर वही शब्द आया नोड। नोड का मैंने आपको लोगों में बताया था कि जब भी एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा भेजना हो, यानी कि दो कंप्यूटर आपस में डेटा भेजते हो,
तो एक कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं, इस कंप्यूटर को हम नोड भी कह सकते हैं, इस कंप्यूटर को हम पॉइंट भी कह सकते हैं, इस कंप्यूटर को हम होस्ट भी कह सकते हैं, इस कंप्यूटर को हम एंड भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से दूसरे कंप्यूटर के भी नाम क्या होंगे भाई, उसको भी नोड कहा जा सकता है, पॉइंट कहा जा सकता है, होस्ट कहा जा सकता है, एंड कहा जा सकता है। और डेटा भेजना होता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं नोड टू नोड डेटा भेजा जा रहा है, या फिर पॉइंट टू पॉइंट डेटा भेजा जा रहा है, या फिर होस्ट टू होस्ट डेटा भेजा जा रहा है, या फिर एंड टू एंड डेटा भेजा जा रहा है। तो क्या होगा कि जब दो नोड के बीच यानी कि दो कंप्यूटर के बीच में एक समर्पित यानी कि डेडिकेटेड और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित हो, इसके अंदर थोड़ा सा जो पहला शब्द है स्विचिंग तकनीक, स्विचिंग टेक्निक, अगर आपको ये स्विचिंग टेक्निक पता होगा तो ये दोनों चीज संदेश स्विचिंग, परिपथ स्विचिंग, आंकड़े स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इनको आप बड़े आसानी से पकड़ पाओगे कि स्विचिंग क्या होगा। स्विचिंग टेक्निक क्या है कि जैसे मान लो कि कई कंप्यूटर हैं, जो कई कंप्यूटर हैं वो कुछ इस प्रकार से जो है वो जोड़े गए हो, कुछ इस प्रकार से, इस कंप्यूटर को मैं ए मान लेता हूं और इस कंप्यूटर को मैं मान लेता हूं ए, ठीक है। तो अगर ए कंप्यूटर को ई कंप्यूटर तक डेटा भेजना होगा, ए कंप्यूटर को ई कंप्यूटर तक डेटा भेजना होगा, तो इसके डेटा भेजने के तीन तरीके हैं। पहला रास्ता ये इस प्रकार से चूज कर सकता है, दूसरा रास्ता ये कुछ इस प्रकार से चूज कर सकता है, और जो तीसरा रास्ता है ये एक प्रकार से इस प्रकार से भी चूज कर सकता है। तो क्या होगा, जो ये शब्द लिखा है स्विचिंग टेक्निक, स्विचिंग टेक्निक, स्विचिंग टेक्निक क्या होती है कि जब नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजना हो और डेटा भेजने वाले जो रास्ते हैं वो कई सारे हों, एक से ज्यादा रास्ते हो, भाई यही भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, और उन रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना हो, किसी एक रास्ते का सिलेक्शन करना हो डेटा भेजने के लिए, तो इस तकनीक को नाम दिया जाता है और इसे हम कहते हैं स्विचिंग टेक्निक। और ये आपकी तीन प्रकार की होती है, और ये तीन प्रकार की कौन सी कि भाई स्विचिंग टेक्निक तीन प्रकार की होगी, जिसमें से एक को कहा जाता है पैकेट स्विचिंग, दूसरा होता है स्विच, और तीसरा होता है आपका मैसेज, ठीक है। पैकेट टेक्निक, स्विच टेक्निक और मैसेज टेक्निक। स्विच टेक्निक क्या होती है, स्विच टेक्निक जैसे मान लो कि भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजना हो, ठीक है, और जो जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया था कि ये कंप्यूटर भी इस प्रकार से कनेक्टेड हो, या फिर एक कंप्यूटर इस प्रकार से और एक कंप्यूटर इस प्रकार से कनेक्टेड हो, तो क्या होगा कि स्विचिंग टेक्निक में क्या होगा कि अगर ए कंप्यूटर को बी कंप्यूटर तक डेटा भेजना है और इसने क्या किया, ये रास्ता क्या कर लिया, चूज कर लिया, तो अगर ए से बी तक डेटा भेजा जाए और जो रास्ता जो है ये इस प्रकार मतलब इस रास्ते से भेजा जाए और टेक्निक स्विच टेक्निक का प्रयोग किया जाए, स्विच टेक्निक का प्रयोग किया जाए, तो उस स्विच टेक्निक के अंदर क्या होगा कि भाई जो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है एक प्रकार का क्लोज कनेक्शन बन जाएगा, एक प्रकार का क्लोज कनेक्शन बन जाएगा। और ये क्लोज कनेक्शन किस तरीके से, अगर ये कंप्यूटर इस रास्ते का प्रयोग करना चाहे, इस रास्ते का प्रयोग करना चाहे बी तक, तो ये रास्ता, ये कंप्यूटर इस रास्ते का प्रयोग नहीं कर पाएगा, ये कंप्यूटर इस रास्ते का प्रयोग करना होगा, ये क्या होगा, ये भी नहीं कर पाएगा। तो जिस टेक्निक के अंदर किसी एक रास्ते को इस प्रकार से क्लोज कर दिया जाए कि भाई अब तो डेटा ट्रांसफर इन्हीं दोनों के बीच में होगा, अगर डेटा ट्रांसफर करने के बाद ये जो कनेक्शन है अगर वो फ्री हो जाएगा, उसी के बाद दूसरे कंप्यूटर उसको प्रयोग कर पाएंगे, तो इस कनेक्शन को एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं डेडिकेटेड या समर्पित कनेक्शन। और जब ये फिजिकली कनेक्ट होगा, मतलब तार के माध्यम से जोड़ा गया है, तो ये हमारा क्या होता है, मतलब फिजिकल कनेक्शन होगा। और ये आपको कौन सी टेक्निक के अंदर होता है, आपका स्विचिंग टेक्निक के अंदर ये होता है, ठीक है। और इसके बाद जो इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि जो पुराने समय में लैंडलाइन यानी कि जो फोन होते थे, उन फोन के अंदर क्या किया जाता है, ये टेक्निक जो होती थी वो प्रयोग की जाती है। कोई एक फोन जो है, एक लैंडलाइन फोन दूसरे लैंडलाइन फोन के साथ कनेक्ट हो गया, तो वो क्या होती थी, वो तारें होती थी भाई, ये तार के माध्यम से वो फोन जो है वो दूसरे फोन तक आपस में कनेक्ट, उनकी वॉइस जो है वो उस तार के ऊपर तार के माध्यम से वो ट्रेवल करके जाती थी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति फोन करना चाहे तो उसका पता नहीं लगता था,
ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होगी, आपकी स्विच टेक्निक। स्विच टेक्निक मेरे ख्याल से हिंदी में इसको प्रीपथ कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रीपथ स्विचिंग जो होगी वो क्या होगी, जिसके अंदर डेडिकेटेड और एक फिजिकल कनेक्शन जो होता है वो क्रिएट होता है। पैकेट और मैसेज स्विचिंग ये मैंने मतलब क्लास के अंदर मैं बड़े अच्छे तरीके से करवा रखी है। मतलब ये भी अच्छा कम से कम 15-20 मिनट का अच्छा टॉपिक है ये। उसके बाद मैक क्या है। कोई भी अगर कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर है, अगर वो कई कंप्यूटर के साथ आपस में कनेक्ट हो रखा हो, कोई कंप्यूटर है जो है वो आपस में कनेक्ट हो रखा हो, कि जैसे मान लो कि ये 4 कंप्यूटर है और 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया कि ये एक प्रकार का क्या है भाई, ये एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। तो क्या होगा कि जब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कई कंप्यूटर आपस में जोड़े गए हों, जैसे, तो ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार से वो नेटवर्क एक प्रकार से एक परिवार की तरह होता है, और ये सारे कंप्यूटर उस परिवार के सदस्य की तरह कार्य करते हैं। और जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हमारे परिवार के अंदर अगर मान लो कि भाई 4 सदस्यों का कोई परिवार है, तो प्रत्येक सदस्य की अलग अलग पहचान के लिए हम क्या करते हैं, हम उनका नामकरण करते हैं या फिर नाम रखते हैं। तो क्या होगा भाई, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर कोई कई कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, तो प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी पहचान के लिए क्या किया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है, और ये नामकरण आपका आईपी एड्रेस के आधार पर होता है। जैसे, और ये आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक IPv4 होता है और एक क्या होता है आपका IPv6 होता है। ये तो होता है मतलब इस प्रकार से, एक तरीके से इसको हम टेम्परेरी नाम भी जो है वो कह सकते हैं। लेकिन प्रत्येक कंप्यूटर का एक उसका परमानेंट नाम होता है, प्रत्येक कंप्यूटर का एक परमानेंट नाम होता है, और ये परमानेंट नाम दिया जाता है जिस कंपनी ने वो कंप्यूटर बनाया हो, जिस कंपनी ने वो कंप्यूटर बनाया हो, तो उस कंपनी के द्वारा उस कंप्यूटर को एक नाम दिया जाता है, और ये नाम बेसिकली यूनिक नाम होता है। यूनिक मतलब कि दुनिया में किसी भी दूसरे मशीन के साथ वो नाम जो है वो मैच नहीं करेगा, वो एक प्रकार से क्या होगा, वो यूनिक नाम होता है। और इस यूनिक नाम को या तो हम कहते हैं मैक एड्रेस, या हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस, या हम कहते हैं हार्डवेयर एड्रेस। और जो ये मैक होता है, इस मैक का जो एम होता है इसे कहा जाता है मीडिया, और ये ए होता है इसे कहा जाता है एक्सेस, और सी का अर्थ होता है कंट्रोल। ठीक है। तो मैक क्या होगा, किसी भी कंप्यूटर का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक यूनिक नाम। यूनिक मतलब जो किसी को नहीं मिला हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर को दिया गया नाम हो। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका नाम होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। जो अगला सवाल है ब्लूटूथ, इसके लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी क्या है। तो ब्लूटूथ के अंदर, जैसे मैंने नेटवर्क आपको बताया था कि नेटवर्क अगर 2 डिवाइसेस को जोड़ा जाए तो वो बेसिकली क्या है, आपका नेटवर्क कहलाता है। और नेटवर्क के अंदर जब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो वायर और दूसरा क्या है आपका वायरलेस, कि आप बिना तार के माध्यम से 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हो। और वायरलेस के लिए आप क्या, या तो ब्लूटूथ का प्रयोग करते हो या फिर क्या करते हो, वाईफाई का प्रयोग करते हो। ठीक है ना। तो इस मामले में वाईफाई का प्रयोग, ब्लूटूथ का अगर प्रयोग करना हो तो उसके लिए WPN, एक अगर आपने फोन के अंदर देखा हो, तो WPN नाम का जो टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार की जो तकनीक है वो प्रयोग की जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, IPv6 की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ IPv6। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कंप्यूटर नेटवर्क है, वो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा एक परिवार यानी कि फैमिली की तरह काम करता है। जितने भी कंप्यूटर हैं उसके अंदर प्रत्येक कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए उनका क्या जरूरी है भाई, उनका नामकरण जरूरी है। और ये नामकरण हम किस आधार पर करते हैं, ये नामकरण करते हैं हम आईपी एड्रेस के आधार पर। और ये आईपी एड्रेस आपके 2 प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है IPv4 और दूसरे को कहा जाता है IPv6। और IPv4 क्या है, IPv4 आपका 2 प्रकार की संख्याओं में लिखा जाता है।
एक ये आपका बाइनरी में और दूसरा ये आपका डेसिमल के अंदर ये लिखा जाता है। और IPv6 क्या, IPv6 भी दो में, एक बाइनरी के अंदर और दूसरा हेक्साडेसिमल संख्या के अंदर भी ये आपका IPv6 एड्रेस लिखा जाता है। अब बात करें लेंथ की, यानी कि इसके अंदर जो बिट होते हैं, जो IPv4 होता है उसके अंदर आपके 32 बिट होते हैं और IPv6 जो होता है उसके अंदर आपके 128 बिट ये शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 128 बिट। और ये मैंने मतलब IP एड्रेस का बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने करवा रखा है कि भाई ऑक्टेट क्या होगा और इसके अंदर जो लिखने का तरीका क्या होता है, इसकी IP एड्रेस की रेंज क्या होती है, क्लास A का क्या, क्लास B का क्या। तो अभी तक के लिए इतने जो अभी कंप्यूटर के हमने प्रीवियस ईयर के हमने जितने भी सवाल देखे वो बड़े अच्छे बड़े बेहतरीन सवाल थे। और जो कंप्यूटर नेटवर्क और कुछ एक आपके इंटरनेट से संबंधित और कुछ एक आपके प्रोटोकॉल से संबंधित ये आपके सवाल थे। इस टॉपिक से या इस सेशन से आपके कई और बड़े अच्छे और बेहतरीन सवाल हैं। तो उन सभी सवालों का जो जिक्र होगा वो इन सभी सवालों को मैं एक तरीके से नेक्स्ट सेशन के अंदर करवाऊंगा। अगर मैं उनको इसी के अंदर शामिल करूंगा तो हो सकता है कि भाई ये क्लास जो है वो थोड़ी सी ज्यादा और लंबी हो जाए। और जो उन सवालों का करवाने का या उन सवालों को बताने का तरीका मेरा वही होगा। मैं आपको बिल्कुल अच्छे लॉजिक और कंसेप्ट से आपको मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपको ये नहीं लगेगा कि भी हाँ ये कंप्यूटर के इस सवाल की भाषा जो है वो मुझे समझ में नहीं आई। और ये नहीं कि मैं हर एक टॉपिक के साथ, चाहे वो आपका बेसिक से है, चाहे आपका मेमोरी कंसेप्ट से है, हर एक टॉपिक के जितने भी आपके सवाल, चाहे वो HSC के अंदर पूछे गए हैं या फिर आपके दिल्ली पुलिस या चंडीगढ़ पुलिस के अंदर पूछे गए हैं, वो सभी सवालों को मैं यहाँ इस आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर करवाऊंगा। ठीक है जी, चलिए जी मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।